चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और उसका हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारी बुक में भी दे रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आओ जरा पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट मंथ कॉस्ट अकाउंट। हमें एक महीने के कॉस्ट अकाउंट बनाने हैं फॉर अ कंपनी विच ऑपरेट अ बैच कॉस्टिंग सिस्टम। वो बैच कॉस्टिंग सिस्टम पे काम करती है और कह रहा है फुल्ली इंटीग्रेटेड है, यानी कि हमारे जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो इंटीग्रेटेड सिस्टम पे बन रहे हैं। फिर कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, यानी बैलेंसेस दे रखे हैं किसके? सबसे पहले स्टोर लेजर का बैलेंस दे रखा है, डब्ल्यूआईपी दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, प्री पेड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं। याद रखना, ये जो ओवरहेड्स दे रखे हैं, दीज ओवरहेड्स आर नॉट अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कि अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है तो पिछले साल का बैलेंस अगले साल उठकर आया है, ये वो नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्री पेड एक्सपेंसेस है, यानी कि हमने क्या करा होगा, हमारा एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा या लेट सपोज सुपरवाइजर होगा, उसकी सैलरी हमने प्रीपेड पिछले महीने पे कर दी 3,000 रुपए, जो अगले महीने से रिलेट करती थी, इसी वजह से ये बैलेंस आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में किसी भी ओवरहेड का, कम ऑन, इस क्वेश्चन में किसी भी ओवरहेड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में ओवरहेड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है और अगर लास्ट में उसका अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन निकल रहा होता है, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन निकल रहा होता है, तो उस बैलेंस कैरिड डाउन को आप कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाते हो। कहां ले जाते हो? कॉस्टिंग पीएनएल में। लेकिन अगर शुरू में ही क्वेश्चन में उसने ओपनिंग बैलेंस दिया होता अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का, तो फिर मैं भी कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं ले जाता, मैं भी एज अ बैलेंस कैरिड डाउन उसको लिख देता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी किसी भी खर्चे का अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का बैलेंस नहीं है। ये जो बैलेंस उठकर आया है सर, ये प्रीपेड की वजह से उठकर आया है, नॉट बिकॉज ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इन द लास्ट मंथ। फिर ये ट्रांजेक्शन हुई है, मटेरियल परचेज करा, मटेरियल इशू करा, प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, और वेजेस पे करे, डायरेक्ट वर्कर है, इनडायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, इतने हमने डायरेक्ट चार्ज करे। फिर कह रहा है रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स है 5,000 रुपए। आओ जरा इसको समझते हैं। भैया हमने वेजेस कितने पे करे? देखो वेजेस हमने पे करे डायरेक्ट वर्कर को 25,000 और इनडायरेक्ट वर्कर को 5,000, कुल मिला के कितने हो गए सर? 30,000। यानी सर मेरे जो वेजेस पे हुए वो कुल मिला के हुए 30,000। इसको अगर मैं बांटूं तो कह रहा है कि डायरेक्ट वर्कर को कितने पे करे? 5,000। इनडायरेक्ट वर्कर को कितने पे करे? सॉरी 25,000, और इनडायरेक्ट वर्कर को कितने पे करे? 5,000। आपको पता है इनडायरेक्ट वाला तो कहां चला जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चला जाता है। डायरेक्ट वाला कहां जाता है? डब्ल्यूआईपी में। कम ऑन, डायरेक्ट वाला कहां जाता है? डब्ल्यूआईपी में। फिर कह रहा है आगे जरा समझो, रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, यानी ये जो डायरेक्ट वर्कर है 25,000 जो हमने पे करे, इसमें से 5,000 जो है वो किस चीज के हैं? नॉन प्रोडक्टिव टाइम। अब मुझे बताइए जरा, नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है? सर नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है मेरा आइडल आवर्स, यानी कि ये 5,000 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडल आवर्स को। सर आइडल आवर वो होते हैं जहां मेरा जो ऑपरेटर है या मेरा लेबर जो है खाली बैठा है, लेकिन तभी भी मैं उसको पैसा पे कर रहा हूं। सर आइडल आवर दो रीजन से हो सकता है, या तो वो नॉर्मल होगा या एब नॉर्मल होगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं इसको क्या मानूं? मैं इसको नॉर्मल मानूं या एब नॉर्मल मानूं? कुछ भी नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं सर? इसको नॉर्मल। तो सर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये जो 5,000 हैं जो आइडल टाइम के हैं, ये डब्ल्यू में चार्ज नहीं होंगे। कम ऑन, याद रखना, जो भी मेरे आइडल आवर हैं नॉर्मल वाले, वो डब्ल्यू में चार्ज नहीं होंगे। तो सर फिर वो कहां चार्ज होंगे? वो चार्ज होंगे मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। कम ऑन, कहां चार्ज होंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। सर ये लिखवा देना। हाँ लिखवा दूंगा मैं आपको। आओ चलो आगे पढ़ते हैं। फिर एक देखो यहाँ पे ये भी था मटेरियल ट्रांसफर का, ये वाला पॉइंट भी था। कह रहा है कि मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच में मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, इसका क्या करना है? देखो इसकी दो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो।
क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो हम दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो हम इसको कर दे इग्नोर। सर इग्नोर क्यों कर दें? इग्नोर इसलिए कर दें कि भाई हम मान के चलेंगे कि भाई ये हमारे बैच में आया ही नहीं है, ये एक बैच से दूसरे बैच में गया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं? सर दूसरा ये कर सकते हैं कि भाई हम ये मान के चले कि ये जो है हमारे बैच में दूसरे बैच से आया है, यानी हमारे बैच में मटेरियल आया है दूसरे बैच से। तो अगर मटेरियल आया है और डायरेक्ट है तो किस में चला जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या माना है सर? इंस्टीट्यूट ने इसको इग्नोर करा है, ये वाली ट्रीटमेंट नहीं ली है। यानी इंस्टीट्यूट ने कहा कि मटेरियल ट्रांसफर हुआ है एक बैच से दूसरे बैच में, तो इसको इग्नोर कर दो क्योंकि इसका हमारे बैच से कोई लेना देना नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस बात को कंफर्म करा है, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस विल नॉट अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट। कह रहा है कि एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर हुआ है तो हमारे कंट्रोल अकाउंट पे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अजम्पशन ली है। सर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में आएगा तो आप यही अजम्पशन लेना कि एक बैच से दूसरे बैच पे जा रहा है, मतलब हमारे से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या करोगे? उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। फिर उसके बाद सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेल है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स, यानी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड है, सॉरी ये चीज है ना, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड है, इसको आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। जनरली हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट ही बनाऊंगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यानी इसका मतलब ये हुआ सर ये 65,000 के जो है ये डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स से जो बिके हैं वो कितने बिके हैं? 80,000 के। लेकिन सर ये तो 60,000 65,000 के कन्वर्ट हुए, 80,000 के कैसे बिक गए? भाई कुछ ओपनिंग भी होगा, फिनिश गुड्स कुछ ओपनिंग भी बिके होंगे। फिर कह रहा है फिजिकल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, यानी डब्ल्यूआईपी जो हमने काउंट करा तो पता चला कितने की है? 40,000 रुपए की। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी अभी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे की बात कर रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बता रहा है। कितना एब्जॉर्प्शन रेट है सर? 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस अभी हमने करे थे, देखो ये हमारे 30,000 के थे, 25,000 के हमने डायरेक्ट पे करे, 5,000 के प्रोडक्शन यानी इनडायरेक्ट। इसमें से ये 5,000 वाले कहाँ चार्ज हुए? प्रोडक्शन में। कहाँ चार्ज हुए? प्रोडक्शन में, क्योंकि आइडल है। तो एक्चुअल में चार्ज कितने हुए सर? एक्चुअल में चार्ज हुए 20,000 रुपए। कहाँ कितने चार्ज हुए? लिखा भी देखो, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस कितने? 20,000। इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आ गया सर? प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया 150% ऑफ 20,000, ये कितना हो जाता है सर? 30,000। कितना हो जाएगा बताओ? 30,000। चलो, तो ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने हैं, आओ चलो फटाफट से अकाउंट्स बना लेते हैं, चलो मेरे साथ साथ। चलो बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा सर? सबसे पहले बनेगा स्टोर लेजर। तो लिख दो यहाँ पे सर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के सर अगला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा हमारा डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। चलो लिख दो यहाँ डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी थोड़ी जगह छोड़ देना, फिर लिखो, मतलब अलग अगला अकाउंट बनाओ। बताना जरा अगला कौन सा अकाउंट था हमारा? सर अगला अकाउंट है हमारा ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। चलो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद सर उसके बाद है सर हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, यानी फैक्ट्री के खर्चे। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट हमें जो बनाना है इसमें वो कौन सा बनाना है सर? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक।
ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ट्रांजेक्शन देखो और लिखते चलो। इसके अलावा सर किसी अकाउंट की जरूरत पड़ी तो वो भी हम वर्किंग नोट में बना लेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है मुझे बताओ। सर सबसे पहले लिखा है स्टोर लेजर का बैलेंस दे रखा है 25,000 का। आओ जरा लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे बताइए जरा स्टोर लेजर का बैलेंस कितना है सर। स्टोर लेजर का बैलेंस है 25,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है सर, डब्ल्यूआईपी का बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना, 20,000। चल, उसके बाद बताओ सर, उसके बाद लिखा है डब्ल्यूआईपी हो गया फिनिश गुड्स का है सर 35,000। तो फिनिश गुड्स का लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 35,000। और उसके बाद सर प्रोडक्शन का प्रीपेड है, प्रीपेड टू बैलेंस बीटी। आपको पता है प्रीपेड मेरा एसेट होगा, तो यहां लिख देना ब्रैकेट में सर इट इज ड्यू टू प्रीपेड बट नॉट ड्यू टू अंडर एब्सॉर्प्शन। ठीक है। चल, ये हो गया। सबसे पहले कह रहा है मटेरियल खरीदा 75,000 का। बताओ मटेरियल खरीदेंगे एंट्री क्या होती है, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या आप कह सकते हो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। हमने केस करा कितने का, 75,000 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिर कह रहा है मटेरियल जो हमने इशू करा, यानी ये तो खरीद लिया, खरीदने के बाद चार्ज करा, प्रोडक्शन में चार्ज करेंगे तो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, और अगर फैक्ट्री के मेंटेन है तो कहां जाएगा सर, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। चलिए तो उसको चार्ज कर लो, 30,000 और 40,000। सर देखो 30,000 जो है ना, ये तो जाएगा हमारा बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, और जो 4,000 है ये हमारा जाएगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। ठीक है। चलो साथ साथ इसकी एंट्री डब्ल्यूआईपी में भी कर दो सर। डब्ल्यूआईपी में यहां पर आ गया टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना सर, 30,000। और सर आ गया, ये प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन कहां गया मेरा, ये रहा, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना हो गया सर, 4,000 रुपए। मुझे बताओ कहीं कोई दिक्कत, इजी है। चलिए आगे लिखा है कि सर मटेरियल हमने ये कर दिया, और उसके बाद सर, उसके बाद कह रहा है कि हमने वेजेस पे करे। कितने के वेजेस पे करे सर, देखो डायरेक्ट तो पे करे 25,000 और इनडायरेक्ट पे करे 5,000। तो पहले सर पेमेंट की एंट्री कर लो। आओ जरा, पेमेंट की एंट्री क्या होती है सर, वेजेस की। सर वेजेस की पेमेंट की एंट्री होती है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, हाँ, बैंक। तो एक काम करो, यहाँ पे वेजेस का अकाउंट नहीं है, मैं वर्किंग नोट में वेजेस अकाउंट बना लूंगा। सर क्या ऐसे छोटा सा ही अकाउंट बनाना है, नहीं, आपको प्रॉपर ढंग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। ये इसने मांगा नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी क्या एंट्री होगी सर, इसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे बताओ कितने रुपए के वेजेस हैं सर, टोटल वेजेस जो हमने पे करे हैं वो 30,000 के पे करे हैं। कितने के पे करे हैं सर, 30,000 के। फिर उसके बाद कह रहा है कि चार्ज हमने कितने करे सर, हमने डायरेक्ट वर्कर के लिए चार्ज करे 25,000 और इनडायरेक्ट वर्कर के लिए चार्ज करे 5,000, कुल मिला के 30,000। लेकिन बाद में उसने ये बताया डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, बैचेस मतलब ये एक्चुअल में मेरा प्रोडक्शन में चार्ज हुआ, और ये मेरा जो चार्ज हुआ किस लिए चार्ज हुआ सर, ये चार्ज हुआ प्रोडक्शन के ओवरहेड्स में जाएगा, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव है। सर क्या मतलब है, आओ जरा मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो एक्चुअल ओवरहेड्स, ओवरहेड सॉरी वेजेस पेड, हमारे कितने वेजेस पेड हुए हैं सर, हमने जो वेजेस पे करे वो पे करे 30,000, जिसमें से उसने कहा कि डायरेक्ट कितने हैं सर, डायरेक्ट है 25,000, और जो 5,000 है वो तो उसने खुद ही बता दिया कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट है। फिर उसने बाद में ये बताया कि इस 25,000 में से 20,000 जो है ये हमने चार्ज करा टू बैचेस, ये हमने बैच में
चार्ज करा। अगर ये आप बैच में चार्ज कर रहे हो, ये आप बैच में चार्ज कर रहे हो, तो ये आपका आएगा WIP कंट्रोल अकाउंट में। और जो दूसरा 5,000 है, जो बाकी 5,000 है, ये आपने कहा कि सर देखो ये एक्चुअल प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन ये खाली बैठा के इसको हमने पैसा दिया, मतलब ये होगा सर आइडल आवर्स। और कौन सा आइडल आवर है सर? आइडल आवर पेमेंट है ये, और ये आइडल आवर पेमेंट हमने अज्यूम करी है, क्या अज्यूम करी है? कि नॉर्मल है। और अगर ऐसा होता है, मेरी बात समझिए, अगर ऐसा होता है कि आपको वेजेस पे करने पड़ रहे हैं ड्यू टू नॉर्मल आइडल आवर्स, ड्यू टू नॉर्मल आइडल आवर्स, तो वो आपका कहां जाता है सर? ये आपका जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मतलब ये आप इनडायरेक्ट बना दोगे, क्योंकि एक्चुअल में ये डायरेक्ट है भी नहीं। डायरेक्ट वो है जो आपके प्रोडक्शन में काम आ रहा है। और आपने अगर डायरेक्ट वर्कर को 25 पे करे, जिसमें से आपके जिसमें से आपके डायरेक्ट कितने हैं सर? 20,000 हैं जो आपने बैचेस में चार्ज करे। और जो 5,000 रुपए आप चार्ज नहीं कर रहे, मतलब बैच में चार्ज नहीं कर रहे, वो कहाँ पे चार्ज होंगे? वो भी एक्चुअल में प्रोडक्ट में चार्ज होगा, लेकिन वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। कम ऑन, किस में जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। ठीक है, ये लिख लिया। चल, तो अब मुझे क्या है सर? मुझे यहाँ चार्ज करना है बाय एक तो मेरा जो डायरेक्ट वाला था, तो वो WIP में जाएगा। कितना था डायरेक्ट वाला सर? 20,000। उसके अलावा सर प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें कितना जाएगा सर? इसमें 5,000। और बाकी जो बचा हुआ 5,000 है, वो भी सर प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, जिसको आ सकते हो आइडल आवर्स। कितना सर? 5,000। और अगर आप देखोगे तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, बता रहे हैं। चलो, तो WIP में 20,000 डाल दो और प्रोडक्शन ओवरहेड में 5,000 डाल दो। तो सर मेरा WIP कहा गया? मेरा WIP ये रहा, टू का है सर, ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 20,000। टू, अच्छा बाकी 5,000 कहाँ जाएगा सर? प्रोडक्शन वाले में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरे ये रहे, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5,000। सर एक साथ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो एक साथ भी, लेकिन वो मैं इसलिए अलग अलग लिखवा रहा हूं ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। ये क्या है सर? ये है आइल आवर्स पेमेंट। ठीक है, कितने सर? 5,000। लो, तो ये वेजेस को मैंने चार्ज कर लिया। उसके बाद जरा आगे आओ, आगे क्या लिखा है सर? आगे लिखा है, कहा गया ये रहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड। सेलिंग के खर्चे कितने हुए? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए सर 6,000। क्या हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाया है? नहीं, कोई भी खर्चे का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम एक और अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो जब हम खर्चा करेंगे तो हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ जरा कितना खर्चा हुआ सर? 6,000 रुपए का खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 6,000 का। कह रहा है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये प्रोडक्शन का खर्चा है, यानी कि फैक्ट्री का खर्चा। आओ फैक्ट्री के खर्चे में इसको डाल देते हैं, टू बैंक। ये क्या है सर? एक्सपेंसेस। कितना हो गया सर प्रोडक्शन ओवरहेड मेरा खर्चा? 1,00,000, नहीं सॉरी, 12,000। लो, ये भी हो गया। इसके बाद सर, इसके बाद सेल हुई है। सेल की एंट्री क्या होती है सर? सेल की सिंपल एंट्री होती है, मेरी बात समझिए सर, सेल की सिंपल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना। सर सेल की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। और आपको पता है कि सेल बाद में आप कहां ले जाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट पे। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? कॉस्टिंग पीएनएल। तो बाद में एंट्री होगी, ये क्लोजिंग की एंट्री होती है, सेल डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। मुझे बताओ, क्या हम क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएनएल बना रहे हैं? बिल्कुल सर बना रहे हैं। कहाँ है सर? ये रहा हमारा कॉस्टिंग पीएनएल, ये रहा। तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्या सर? सिंपल है सर, जैसे ट्रेडिंग में सेल यहाँ पर आती है, वैसे कॉस्टिंग पीएनएल में आ जाएगी यहाँ पे सेल।
कितने की सेल है सर? 1 लाख रुपए की सेल है। कितने की सेल है सर? 1 लाख रुपए की सेल है। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद है ये रहा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि ये है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या है सर? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आता है? मैंने आपको बताया था, याद करो सीक्वेंस क्या होती है सर? सीक्वेंस ये होती है कि रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होता है डब्ल्यूआईपी में, फिर इसमें से डब्ल्यूआईपी में से कुछ कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, और इस फिनिश गुड्स में से कुछ कन्वर्ट हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं। यानी अगर वो ये कह रहा है कि 80,000 का माल बिका है, यानी वो कह रहा है 80,000 रुपए का फिनिश गुड्स बिका है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये ही फिनिश गुड्स, क्या मतलब हुआ सर? ये ही फिनिश गुड्स मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट। चल, तो इसका मतलब ये हुआ सर, मेरा जो फिनिश गुड्स था ये कन्वर्ट हो गया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना? 80,000। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कहां पर आता है? सर देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, हम कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट भी बना ले लो। कॉस्ट ऑफ सेल सर यहां लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल टू कहां से आया सर? ये फिनिश गुड्स। ठीक है, कितना सर? ये था एक 80,000 रुपए। बताओ समझ आया? अभी क्वेश्चन खत्म होते होते आपको और क्लियर होगा, और ये चैप्टर आपको बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, ये तो हो गया सर। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इनटू फिनिश गुड्स। मैंने बताया था कि ये वो गुड्स हैं जो डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, तो मेरे डब्ल्यूआईपी कम हो गए, फिनिश गुड्स बढ़ गए। अच्छा, मैंने ये जो एंट्री करी यहाँ पे, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल की 80,000 रुपए यहाँ कर दिए, फिनिश गुड ने अपने कम कर दिए 80,000, ठीक है। फिर मेरा डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट हो गया बाय बाय फिनिश गुड्स। बताओ कितना कन्वर्ट हो गया सर? 65,000 का। और मेरे फिनिश गुड्स बढ़ जाएंगे, मेरे फिनिश गुड्स बढ़ जाएंगे। कहा गया सर मेरे फिनिश गुड्स? ये रहा टू, क्योंकि ये कहां से आया सर? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। कितना? 65,000। ठीक है, चलो तो ये भी हमने कर लिया। फिर कह रहा है फिजिकल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो मतलब डब्ल्यूआईपी की क्लोजिंग बैलेंस इसने हमें दे रखा है। आओ चलो, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस सीडी। कितना है सर? 40,000। ठीक है, बताओ सारी एंट्री हमने कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आप मुझे बताइए, मुझे अपने अकाउंट्स को, अच्छा सर ये रह गया प्रोडक्शन ओवरहेड जो था 30,000 का, ये भी चार्ज कर लो। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ गया मेरा? ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 का। तो टू, ये कहाँ पे चार्ज होगा? ये चार्ज होगा सर यहाँ पे डब्ल्यूआईपी में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का ये चार्ज ही तो कर रहे हैं भाई। प्रोडक्शन खर्चा कहाँ चार्ज होगा? डब्ल्यूआईपी में। तो ये है बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। ये कितना है सर? 20,000 का 150%। तो ये कितना हो जाएगा सर? 30,000। बताओ समझ आया? ठीक है, चलो तो डब्ल्यूआईपी में भी लिख दो ये सर। डब्ल्यूआईपी में रही ना टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 30,000। बात समझ आई? अब मुझे बताओ सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? सर देखिए सीक्वेंस होता है, सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल से क्या कन्वर्ट होता है सर? डब्ल्यूआईपी। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल, और मटेरियल से बनेगा डब्ल्यूआईपी। लेकिन डब्ल्यूआईपी के अंदर और भी क्या आता है सर? डब्ल्यूआईपी में प्रोडक्शन ओवरहेड भी आते हैं, डब्ल्यूआईपी में सर वेजेस भी आते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सा क्लोज होता है सर? स्टोर लेजर। कौन सा क्लोज होगा सर सबसे पहले? मेरा स्टोर लेजर। आओ जरा स्टोर लेजर चेक करते हैं सर। स्टोर लेजर शुरू में था हमारे पास 25,000 प्लस 75,000, और हमने इशू कितना कर दिया सर? इशू कर दिया हमने 30,000 डब्ल्यूआईपी में, 4,000 ओवरहेड्स में, तो बैलेंस बच गया मेरा बाय बैलेंस सीडी। कितना बच गया सर? 66,000 का।
सर ये टोटल लिखना होता है? बिल्कुल लिखना होगा भैया एग्जाम में। ये क्या आ गया सर? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा कंट्रोल अकाउंट क्लोज होगा सर? खर्चों के अकाउंट क्लोज होंगे। तो रॉ मटेरियल के बाद वेजेस, मैंने वेजेस का अकाउंट बनाया था और वेजेस का अकाउंट तो पहले से ही क्लोज हो चुका है। और वेजेस के बाद और कौन सा खर्चा होता था सर? वेजेस के बाद खर्चा होता था प्रोडक्शन ओवरहेड का। देखो जरा, प्रोडक्शन ओवरहेड को क्लोज करो। प्रोडक्शन ओवरहेड चेक करो कितने हैं सर। प्रोडक्शन ओवरहेड अगर हम देखें, प्रोडक्शन ओवरहेड देखें हमारे, तो यहाँ देखो सर, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है हमारे, वो है शुरू में 3,000, फिर 4,000 का खर्चा, फिर 5,000 का खर्चा, फिर 5,000 का खर्चा, फिर 12,000 का। यानी कुल मिला के खर्चा हुआ सर 29,000। अगर मैं इस साइड की बात करूं, डेबिट साइड की बात करूं, तो सर कुल मिला के खर्चा हुआ 29,000। ठीक है। यानी कि हमने जो खर्चा करा 29,000 का, लेकिन मैंने चार्ज कितना कर लिया, या मैं कहूं एब्जॉर्ब कितना लिया? सर एब्जॉर्ब कर लिया 30,000 का। कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 30,000 का। यानी आप कह सकते हो कि आपका एक्चुअल खर्चा जो है वो 29,000 है, और एब्जॉर्ब कर लिया आपने 30,000। मुझे बताओ, ये ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है? बताओ सर। ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आपने 1,000 रुपए ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए। तो सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम लिख दे, लिखना मत इसको, कि हम यहाँ लिख दे बाय बैलेंस सी डी 1,000 रुपए? क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में किसी भी खर्चे का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो ही यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यानी समझो, खर्चे का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो सर यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस दिया है। बात समझो, ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं है। ये किस लिए है सर? ये अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं है, ये है प्रीपेड की वजह से। और अगर प्रीपेड के अलावा है तो आप यहाँ बैलेंस लिखोगे, लेकिन अगर प्रीपेड के अलावा नहीं है तो कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। तो सर ये 1,000 का क्या करेंगे? ये 1,000 आपका कॉस्ट पीएनएल में जाएगा, टू कॉस्टिंग पीएनएल। याद करो, मैंने आपको ट्रीटमेंट कराई थी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन की। तो वही है कि एक्चुअल में तो खर्चा करा आपने कितने का सर? एक्चुअल में खर्चा करा आपने 29 का। एब्जॉर्ब कितना कर लिया सर? 1,000 का। एब्जॉर्ब कितना कर लिया? 1,000 का। सॉरी 29, 30,000 का। तो एक का खर्चा कम करना पड़ेगा, या आप उसको कॉस्टिंग पीएनएल में, या आप उसको कॉस्टिंग पीएनएल में इनकम बना दो। किस नाम से? बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर ये लिखवा भी देना। हाँ लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ये किसका है सर? ये है ओवर एब्सॉर्प्शन। 1,000। मुझे बताओ, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, समझ आया? चल, तो ये भी क्लोज हो गया हमारा, यहाँ कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। आओ इसको लिख लो। व्हेन इन क्वेश्चन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओपनिंग बैलेंस इज गिवन बट नॉट ड्यू टू प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। या तो प्रीपेड एंडिंग, देन then there will not be any closing। यहाँ पे क्या नहीं होगा सर? कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस एंड द बैलेंसिंग फिगर will be transferred to कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है। और यहां बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? लिख लो।
ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। या तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यानी अगर बैलेंस गिवन नहीं है तो आप कहां ले जाओगे, कॉस्टिंग पीएनएल में, और अगर बैलेंस गिवन है ओपनिंग में तो फिर आप क्लोजिंग बैलेंस भी लिखोगे, फिर आप कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। उसके अलावा हाँ, अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा सर, प्रोडक्शन का अकाउंट भी क्लोज हो गया। उसके अलावा अब हम कौन सा क्लोज कर सकते हैं सर, हाँ, अब हम WIP का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो WIP का अकाउंट पे आ जाओ सर, कहाँ गया मेरा WIP का अकाउंट, ये रहा सर WIP का अकाउंट। तो WIP में चेक करो सर, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सब कुछ है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, स्टोर का भी आ गया, वेजेस भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया, सब कुछ तो है। तो यहां से क्या निकल रहा है चेक करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, 65,000, 40,000 माइनस 30 और 50 और 70 और 5,000 का फर्क आ रहा है इसमें WIP कंट्रोल अकाउंट में, वो भी यहाँ पे इस जगह पे डेबिट साइड पे, ठीक है। WIP कंट्रोल अकाउंट आ रहा है सर 5,000 का। अब ये 5,000 का किस चीज का है, बात समझो, ये 5,000 जो मेरे आ गए हैं किस चीज के आए हैं। देखो इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि सर ये जो 40,000 आपने निकाले ना, ये आपकी फिजिकल वैल्यू थी, है फिजिकल वैल्यू। देखो जरा चेक करो सर, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जब हमने मंथ के एंड में WIP चेक करा तो 40,000 निकला। कितना निकला, 40,000। लेकिन जब हम अकाउंट के बेसिस पे गए, मान लेते हैं ये 40,000 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब जरा चेक करो, ये 5,000 तो यहाँ पे नहीं होगा। मैं कहता हूं ये 40,000 अगर मुझे नहीं पता होते तो मैं कितना निकालता अपना क्लोजिंग स्टॉक। मैं कहता सर 30 और ये हो गए सर 30, 1,00,000, 1,00,000 माइनस 65,000, तो मैं निकालता सर ये मेरा कितना आता, 35,000। बताओ कितना आता सर, ये 35,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आता। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी बुक में तो कितना नजर आ रहा है सर, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। कम ऑन, बुक में नजर आ रहा है 35,000, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने जाके देखा फैक्ट्री में काउंट करा तो पता चला 40,000 है। पता चला कितना है, 40,000। तो सर 5,000 का स्टॉक कैसे बढ़ गया, 5,000 का क्या हो गया, आपका स्टॉक बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये जो आपका स्टॉक बढ़ा हुआ दिख रहा है ये क्या चीज है सर, इसको हम मानेंगे कि ये मेरा एबनॉर्मल गेन है। क्या है ये, एबनॉर्मल गेन। और बताओ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कहां जाता है सर, कॉस्टिंग पीएनएल में। सर ये एक बार फिर बता दो, हाँ बता रहा हूं, देखो देखो मेरी बात समझो। मैंने ये कहा कि अगर मुझे उसकी फिजिकल वैल्यू पता नहीं होती, मैं अकाउंट से निकालता तो कितना आता, 35,000। लेकिन मैंने भेजा अपने उसको कर्मचारी को, मैंने बोला जाके चेक करके आओ कि कितने का WIP पड़ा है। मैंने अपने पास लिखा था 35,000, उसने आके बताया सर 40,000 है। अब मैं सोच रहा हूँ 40 कैसे हो गया यार, ये तो बड़ा अजीब बात है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई है। जहां पे मुझे लग रहा था कि मेरा WIP कम होगा, वहां मेरा WIP ज्यादा हो गया। उन्होंने कम टाइम में ज्यादा काम करा, उन्होंने मटेरियल भी अच्छा सा बचाया, जिस वजह से जहां मेरे यूनिट कम होने चाहिए थे वहां मेरे यूनिट बढ़ गए। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि सर मेरे कर्मचारी ने अच्छा काम करा, मेरे वर्कर्स ने अच्छा काम करा। अब अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट मैं कस्टमर को नहीं दूंगा, क्योंकि जब मेरे लिए एबनॉर्मल होता है कोई नुकसान तो उसका नुकसान जो है वो कस्टमर बेयर नहीं करता, मैं कस्टमर पे नहीं डालता। तो ऐसा कोई एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो उसका भी मैं कस्टमर पे कोई भी उसको बेनिफिट नहीं दूंगा। तो ये सीधा सीधा कहां जाएगा, आपका कॉस्टिंग पीएनएल में, ठीक है। चल, तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में मेरी इनकम हो गई 2 WIP कंट्रोल अकाउंट। ये क्या है सर, एबनॉर्मल गेन। सर ये लिखवा देना, हाँ लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। 5,000 रुपए, ठीक है। चलो, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है सर, ये भी क्लोज हो गया। हाँ सर, WIP के बाद WIP से क्या बनता है सर, फिनिश गुड्स बनते हैं। चलो, तो फिनिश गुड्स का अकाउंट क्लोज कर दो। सर फिनिश गुड्स में आ गया हमारा
कितना आ गया 65 प्लस 35, यानी मेरा फिनिश गुड्स था 1 लाख और ये 20,000 रुपये बच गए बाय बैलेंस सीडी। तो फिनिश गुड्स भी हो गया। अब चेक करो कि सारे खर्चों की एंट्री यानी सारे खर्चे के अकाउंट बंद हो गए हैं। अब चेक करते शुरुआत से। स्टोर लेजर खत्म, डब्ल्यूआईपी खत्म, फिनिश गुड्स कंट्रोल खत्म, प्रोडक्शन ओवरहेड खत्म, कॉस्टिंग पीएनएल रह गया। उसके अलावा एक अकाउंट और रह गया मेरा, चेक करो सर कौन सा रह गया। सर ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना, 6,000। इसको चार्ज करना पड़ेगा। सर कितना चार्ज करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो पूरा चार्ज होगा। और मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कहाँ चार्ज होता है। सर ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कहाँ चार्ज होता है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये भी खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो। कहाँ है सर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ गया सर, कॉस्ट ऑफ सेल, लो कॉस्ट ऑफ सेल ये रहा। कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो टू टू किसका है ये, हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल अकाउंट कितना, 6,000। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ चले जाती है। सर कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं है, ये आपका खर्चा है। यानी एक तरफ आप सेल लिखते हो, एक तरफ आप खर्चा लिखते हो, तो कहाँ जाएगा सर ये जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पीएनएल कितना सर, 86,000। ठीक है। अब मेरी बात समझो, इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है। इंस्टीट्यूट ने यहां पे, इधर यहां पे इंस्टीट्यूट ने, लिखना मत, 80,000 लिखा कहां से, कॉस्ट ऑफ सेल से। और 6,000 का खर्चा उसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्टिंग पीएनएल में अलग से डाल दिया। मेरी बात समझो, इंस्टीट्यूट ने ये करा कि 80,000 रुपए तो कॉस्ट ऑफ सेल डाल दिया और 6,000 रुपए उसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया। तो ये अप्रोच भी इंस्टीट्यूट की ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन सही अप्रोच तो ये है कि सर देखो कॉस्ट ऑफ सेल जो आपका है वो क्या है सर, फिनिश गुड्स से कन्वर्ट होगा। फिर फिनिश गुड्स में होने के बाद सेलिंग का जो खर्चा है वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में ही चार्ज होगा। तो ये 6,000 रुपए मैंने यहां चार्ज करे, तो कुल मिला के मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो टोटल बनी वो 86,000 बनी। वो 86,000 मैं यहां लिखूंगा। बात समझ आई। तो इंस्टीट्यूट ने उसको तोड़ के लिख दिया, मैं उसको जोड़ के लिखूंगा 86,000। ये क्या है सर, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। चलो, तो मेरा कॉस्टिंग पीएनएल भी आ गया। अब कॉस्टिंग पीएनएल को क्लोज कर दो और मुझे बता दो जरा कितना मेरा बैलेंस आ गया है। सर अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 लाख। अच्छा एक चीज और रह गई थी, गेन हमारा जो रह गए थे ना, गेन, वो गेन लिख दो। हमारा कितना गेन था सर, देखो ये गेन था ना हमारा डब्ल्यूआईपी का, ये रहा। ये आपने नहीं लिखा यहाँ पे इनकम साइड पे, ये लिख दो। अच्छा मैंने डेबिट साइड लिख दिया, सॉरी ये गलत हो गया। सर हम भी तो वही कर रहे थे, आपने गलती कर दी। अच्छा ये यहाँ पर आएगा भाई, इसको ठीक करके यहाँ लिखो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, क्योंकि ये तो मेरा प्रॉफिट है ना, डेबिट साइड पे तो खर्च ही आएंगे। ये है मेरा एबनॉर्मल गेन, कितना, 5,000। ठीक है। चल तो अब निकाल दो जरा। सर इसका मतलब हुआ 1 लाख का मुझे क्या हुआ, सेल। और मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन जो कर लिया था, ओवर एब्जॉर्प्शन जो करा 1,000 का, तो वो खर्चा ज्यादा दिखा दिया है जो कि कम है। मतलब 29 का एक्चुअल हुआ, खर्चा दिखाया 30 का, तो 1,000 इनकम दिखा दो। और 5,000 रुपये मुझे एबनॉर्मल गेन हो गया। यानी कुल मिला के मैंने जो कमाया 1,05,000 और मेरा सेल जो है 1,86,000। तो बाकी 20,000 का मुझे क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कितना, 20,000। लो यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, लिखो इसमें इन क्वेश्चन, ये तो हमारा पॉइंट नंबर ए लिख दो, ये पॉइंट नंबर बी। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फिजिकल यानी कि काउंटेड वैल्यू
of WIP is rupees 40,000, but as per our accounts, the value of WIP is rupees 35,000. ठीक है, यानी कि हमने अपनी बुक्स में 35 निकाले लेकिन एक्चुअल में है 40,000. Hence there is an abnormal profit of rupees 5,000 which can be due to increase in efficiency. Increase in efficiency of labors. ठीक है, और फिर क्या करेंगे सर? दिस रुपीज 5,000 gain will be transferred to costing P&L, क्रेडिट साइड. ठीक है, लो हो गया क्वेश्चन. और क्या था इसमें बताओ? ठीक है, चले आगे. चलो, तो ये आपका यहां पे आके क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है.